हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायो 24/7। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर याचिका शर्मा। आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फ्रॉम क्लास 12। बच्चों, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैक्सिममली लोग बात नहीं कर पाते। एक्चुअली में रिमोट एरियाज के जो लोग होते हैं वो नहीं बात कर पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो ना ही इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इसीलिए शायद रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को पढ़ने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमें जानकारी मिलेगी कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना है और हमें इसे पढ़ना क्यों है। इसलिए पढ़ना है कि ताकि हमें पता चले कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। ये जो पॉपुलेशन अनकंट्रोल लेवल पे बढ़ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो भी इसी का एक एस्पेक्ट है। इंडिया में सबसे पहले इसी पर बातचीत हुई थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। फैमिली प्लानिंग सबसे पहले इंडिया में ही चालू किया था 1951 में, और इंडिया में ही इसे फॉलो नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये यहाँ पर कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव लाइफ को लेकर के, जैसे सोशली, बिहेवियरली, फिजिकली। ये ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करेगा इन रिप्रोडक्टिव लाइफ। इंडिया में इसमें कब से बात की गई थी? 1951 फैमिली प्लानिंग को लेकर। लेकिन लोगों ने उसको इस स्तर पे यूज नहीं किया फैमिली प्लानिंग को, तो इसी वजह से ये इतना इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाया। अवेयरनेस की भी कमी है, इसलिए भी शायद। WHO ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बात करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। गवर्नमेंट ने बच्चों इसके लिए बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं। गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इस और ध्यान दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो स्लोगन्स वगैरह बाय द गवर्नमेंट। स्लोगन्स कौन से थे? हम दो हमारे दो। और गवर्नमेंट ने और दूसरा क्या, एज, मैरिटल एज फिक्स कर दिया 18 ईयर्स फॉर फीमेल गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉय। तो ये जो मैरिटल एज फिक्स किया है, ये बताता है कि मतलब अगर हम इसी को फॉलो करें तो एक गैप मेंटेन होगा फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। इस गैप को बनाए रखने के लिए ये सब बाय द गवर्नमेंट किया गया था। ये भी फॉलो होता है, कुछ इस तरह तक फॉलो किया गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर NCERT के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे पहले क्या यूज किया गया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। What are contraceptive devices? क्या होते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस? एक्चुअली में ये वो डिवाइस हैं जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को इनहिबिट कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो बहुत अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि कुछ इम्प्लांटेशन को रोकेंगे, कुछ ओव्यूलेशन को रोकेंगे, कुछ फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। पर हम अल्टीमेटली अगर देखें तो वो किसको रोकने का काम कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज आर व्हाट इनहिबिट्स द प्रेगनेंसी। अल्टीमेटली सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम तो यही कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोकने का काम कर रहे हैं। और ये कैसे होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कि मतलब एक कपल है उसको यूज करेगा, क्यों यूज करेगा,
जब उसे उसके बारे में पता हो कि क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इसको कोई यूज भी करेगा कपल, तो उसके लिए ये कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। प्रेगनेंसी स्टॉप करनी है, इसका इफेक्ट तो हो, अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या फायदा इसका होने का। चीप, इसका जो प्राइस है इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए कि इसे अफोर्ड ही ना किया जा सके, चीप होना चाहिए, हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए। फिर इसके जो इफेक्ट होने चाहिए रिवर्सिबल होने चाहिए। रिवर्सिबल क्यों, अगर एक कपल है वो कुछ टाइम तक प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो चाहता है प्रेगनेंसी, वो बच्चे को चाहता है, तो यानी कि वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हो, रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर ये परमानेंट होगा तो वो जब भी अगर बेबी चाहेंगे तो वो बेबी नहीं कर पाएंगे, तो ये रिवर्सिबल होना चाहिए। साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट लेस होने चाहिए। अगर इसके लिए डर ही बना रहेगा कि साइड इफेक्ट इसके होते हैं, तो फिर कोई इसे यूज करेगा ही। साइड इफेक्ट लेस होने चाहिए, लीस्ट होने चाहिए। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए कि वो इफेक्टिव हो, चीप हो, रिवर्सिबल हो और लेस साइड इफेक्ट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए। सबसे पहले हम कौन सा मेथड के बारे में बात करेंगे, वो है आपका नेचुरल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड बच्चों ये वो मेथड है जिसमें क्या होगा, इसमें बात की गई है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। also called safe period, and also says rhythmic, ये क्या है, ये सेफ पीरियड प्रोडक्ट एब्स्टिनेंस क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि 10 to 70 डेज का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम आपका फर्टाइल पीरियड है। इस फर्टाइल पीरियड के टाइम में कॉइटस अवॉइड करना चाहिए, यानी कि 14th डे, आप सबको पता है 14th डे अपन ने पढ़ा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, ओव्यूलेशन का। तो ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, किस बेसिस पे काम करना चाहिए कि कपल, जो एक कपल है, शुड अवॉइड coitus before 3 days of ovulation and after 3 days of ovulation. And after 3 days of ovulation. यानी कि 14th डे से पहले 3 दिन और 14th जो ओव्यूलेशन का डे है उसके बाद 3 दिन। तो इस फर्टाइल पीरियड के दौरान कॉइटस को अवॉइड करना चाहिए, किसको, कपल को। कॉइटस इज व्हाट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसे अवॉइड करना चाहिए। फर्टाइल पीरियड में अगर ऐसा हुआ तो प्रेगनेंसी होगी। तो ये है एक नेचुरल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको देखिए, तब तक हम इसका दूसरे मेथड की बात करते हैं।
बात करने वाले हैं वो है कौन सा, लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया ये वो टाइम है जैसे कि अगर कोई फीमेल है, उसे बेबी हुआ है, उसके होने के बाद 6 मंथ तक फीमेल को ना तो प्रेगनेंसी होती है और ना ही मेंस्ट्रुएशन होता है। उसका कारण क्या है, बिकॉज अप टू 6 मंथ आफ्टर बेबी, अप टू 6 मंथ क्या होता है बच्चों, इस टाइम तक प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन उसका अमाउंट ज्यादा होता है। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है किस किस पर, GnRH, FSH एंड LHS। जब इन तीनों का अमाउंट कम होता है, प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा है, उस टाइम पर इन तीनों का अमाउंट कम होता है तो नो ओव्यूलेशन, no fertilization, no menstrual cycle. So pregnancy के chances बिल्कुल कम। बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ये श्योर मेथड तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है, इसमें पूरी श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा कि अप टू 6 मंथ तक। अब हम इसके बाद बच्चों नेचुरल मेथड का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। नाउ थर्ड मेथड ऑफ नेचुरल मेथड इज कोइटस इंटरप्शन। व्हाट इज कोइटस इंटरप्शन बच्चों? कोइटस इंटरप्शन मतलब कि जो विड्रॉल ऑफ पेनिस है जस्ट बिफोर उसको इजैकुलेशन, उसको इंसेमिनेशन को रोकना, ठीक है? तो यानी कि विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर ejaculation. During coitus, withdrawal of penis just before ejaculation. इसे बोलते हैं coitus interruption. अब ये भी कोई ऐसा श्योर मेथड नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल मेथड है। इसमें फुल चांसेस तो नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट अगर इंटरप्ट हुआ है तो प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस हैं। आज बच्चों हमने जो नेचुरल मेथड है उसमें हमने 3 चीजों की बात कर ली है। सबसे पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देन लैक्टेशनल एमनोरिया, third one is coitus interruption. या नेचुरल मेथड में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड। बच्चों ये जो नेचुरल मेथड है ये वाइडली यूज नहीं होता है, नो वाइडली यूज्ड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई चांसेस नहीं है ज्यादा कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी, श्योर चांसेस नहीं है, ये श्योरली बात नहीं करता है। इनहिबिट प्रेगनेंसी, क्यों नहीं है? देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ओव्यूलेशन का डे कोई फिक्स नहीं
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन उसको 14th डे मान के चलें, ठीक है। तो ऐसा कोई ओव्यूलेशन का डे फिक्स नहीं होता है। दूसरा, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये जो है इस पीरियड में प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्वाइटस इंटरप्शन कभी कभी फेल हो जाता है, 100% पास होने की इसकी कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अब हम करेंगे बैरियर मेथड। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों बैरियर मेथड आफ्टर नेचुरल मेथड। सेकेंड मेथड इज नेचुरल, वो बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में। यहाँ हेडिंग मेन याद रखिएगा, वी आर स्टडिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस which inhibited the pregnancy. Barrier method. Now what? Barrier method. Natural method में बच्चों नेचुरली रोका जा रहा था प्रेगनेंसी को। अब इसमें क्या है, फिजिकली इनहिबिट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। इसमें स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग को ही रोक दिया जाएगा। इसके लिए कौन कौन से यूज किए जाते हैं मेथड्स, तो यहाँ अगर फर्स्ट हम बात करें तो कॉन्डम्स और मेल के लिए अगर आप कॉन्डम्स की बात कर रहे हैं, किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ लेटेक्स, बैरियर बनाने का काम करेगा वो लेटेक्स। एंड ये जो कॉन्डम है गवर्नमेंट के थ्रू भी बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने इसका एक ब्रांड बनाया वो है निरोध। इसमें यूजर की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, नॉन रीयूजेबल है। एंड ये किससे प्रोटेक्शन दे सकता है, एसटीडीज। थर्ड वन, बैरियर मेथड के बाद कॉन्डम्स में अगर हम फीमेल के लिए बात करें, फेमिडोन्स फॉर फीमेल कॉन्डम, ये भी बच्चों नॉन रीयूजेबल होती है। इसको भी एक दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, नॉन रीयूजेबल है। और फीमेल बनाए गए हैं। और थर्ड वन अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड इसका है बच्चों कॉन्डम्स, फेमिडोन्स, एंड थर्ड इज सर्विकल कैप, डायफ्राम एंड वोल्ट्स। ये भी यूज किए जाते हैं ताकि स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग ना हो, उसके लिए ये इंसर्ट किए जाते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सर्विक्स एरिया में इंसर्ट किए जाते हैं। इसे फीमेल खुद भी इंसर्ट कर सकती है, इंसर्टेड इन सर्विक्स एरिया। और ये रीयूजेबल है। ठीक है बच्चों, ये है आपका नेचुरल मेथड के बाद बैरियर मेथड।
कंप्लीट कर लिए हैं नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, फेमिडाउन्स, कॉन्डाउन्स, सर्विकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्स। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मेथड में स्पर्म को किल किया जाता है बाय द केमिकल्स। तो कौन से केमिकल्स होंगे? स्पर्मिसाइडल केमिकल, जो किसे किल कर देंगे? स्पर्म। साइडल मींस किल, स्पर्म। जब स्पर्म ही किल हो गया है तो ओवा से मिलेगा ही कैसे? और जब मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से स्पर्म को किल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से केमिकल हैं? PaSO4, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये ऐसे केमिकल हैं जो स्पर्म को किल करने का काम करते हैं और क्या बढ़ा देते हैं? एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देख लीजिए। Now come to the intrauterine devices, IUDs. Natural method, barrier method, chemical method, and fourth method is IUDs. IUDs stand for intrauterine devices. और ये बच्चों यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं, इंसर्ट इन यूट्रस। अब ये यूट्रस में इंसर्ट होने वाले हैं तो ये किसके थ्रू किए जाएंगे? बाय द ट्रेन्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेस। इंसर्ट इन यूट्रस। और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आपके कितने टाइप से हैं? ये आपके 3 टाइप के हैं बच्चों, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड एंड कॉपर टी। मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड एंड कॉपर टी। मल्टीलोड 375। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन मेडिकेटेड, तो ये जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं बच्चों, ये किस तरीके से काम करते हैं? सबसे पहले हम इसे देखते हैं। नॉन मेडिकेटेड फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो लाइपेज लूप। लाइपेज लूप ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, लूप जैसा, जिसमें क्या कंटेन होते हैं? केमिकल्स। इस लूप में कंटेन होते हैं केमिकल्स और यही केमिकल्स क्या करेंगे? किल करने का काम करेंगे। किसको? स्पर्म। एक तरीके से ये स्पर्म किल कर देते हैं। तो वही प्रोसीजर स्पर्मिसाइडल, इसमें केमिकल प्रेजेंट है, उसे किल करने का काम कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। और दूसरा ये क्या करते हैं? यूट्रस को वो स्टाइल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। यहाँ इम्प्लांटेशन फिर नहीं होगा। मेडिकेटेड को बच्चों हार्मोनल भी कहते हैं, हार्मोनल आईयूडी भी इसको कहा जाता है। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इसका है प्रोजेस्टेरोन। एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। LNG-20 लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20, इसका फुल फॉर्म लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल
20। ये किस तरीके से काम करते हैं बच्चों? यहाँ पर देख रहे हो आप प्रोजेस्टेरोन एंड लेवोनोर्जेस्ट्रोल, ये किस तरीके से काम करेंगे? प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट हार्मोनल है तो उसकी हार्मोन की अमाउंट को बढ़ा देंगे, किसकी? प्रोजेस्टेरोन। अब जब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? सर्विकल म्यूकस और भी ज्यादा थिक हो जाएगा। जब सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो वो क्या करेगा? स्पर्म की मोटालिटी को रेजिस्ट कर देगा, स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, तो स्पर्म को रोकने का काम कर रहा है। सर्विकल म्यूकस थिक, अगर ये थिक हो गया तो स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, रेजिस्ट स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म को रोक देगा बाहर। अब हम बात करें कॉपर टी और मल्टीलूट 375। ये कॉपर टी क्या रिलीज करेंगे? कॉपर। और ये जो कॉपर होते हैं ना, ये किसको सप्रेस करने का काम करते हैं? स्पर्म को। स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे और आल्सो इफेक्ट ऑन स्पर्म्स की फर्टाइल कैपेसिटी। स्पर्म की फर्टाइल कैपेसिटी को भी ये काम कर देते हैं और स्पर्म को मूव करने में भी दिक्कत देते हैं। तो ये क्या करेंगे? रिलीज ऑफ कॉपर। कॉपर टी क्या रिलीज करेगा? कॉपर रिलीज करेगा। और यही कॉपर किसको बाउंड करने का काम कर रहा है? सप्रेस द स्पर्म। मोटिलिटी and suppress, resist sperm fertile capacity. Done बच्चों? IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं बाय द आपके ट्रेन डॉक्टर्स एंड नर्सेस। Intrauterine devices are divided into 3 types: non-medicated, medicated, and property. Non-medicated is like a loop-like structure which included chemicals. Chemicals क्या करते हैं? स्पर्मिसाइडल्स हैं जो किसको किल करेंगे? स्पर्म को किल करेंगे। मेडिकेटेड हार्मोनल होते हैं जो एक तरीके से कैसे है? प्रोजेस्टेरोन LNG20 जो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा कर देंगे। जब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होगा तो सर्विकल म्यूकस और थिक हो जाएगा, वो इतना थिक हो जाएगा कि उसमें से स्पर्म पार करके अंदर नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कॉपर टी मल्टीलूट 375 ये क्या है? कॉपर रिलीज करेंगे और स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देंगे और स्पर्म की फर्टाइल कैपेसिटी को भी डाउन कर देंगे। देख लीजिए आप इसे बच्चों। यस बच्चों, अब हम फिफ्थ डिवाइस की बात करने वाले हैं। फिफ्थ इज व्हाट? ओरल पिल्स, contraceptive pills. अब क्या करना है? दवाइयां लेनी है। ये पिल्स बच्चों 2 टाइप्स से होती हैं, कॉम्बाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। ये कॉम्बाइंड पिल्स नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये कॉम्बिनेशन से बनी हुई ये वाली पिल्स। और मिनी पिल्स ओनली पीओपी। पीओपी पिल्स इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है। अब बच्चों कॉम्बाइंड पिल्स जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है मालाडी। मालाडी करके पिल्स आते हैं, वो आपके कौन से पिल्स हैं? कॉम्बाइंड पिल्स हैं। और दूसरे वाले आपके कौन से हैं?
मिनी पिल्स, मिनी पिल्स आपको मैंने बता दिया पीओपी। ऑरल पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, दवाइयां लेनी है, दोनों दो तरह की दवाइयां हैं, कॉम्बाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। कॉम्बाइंड पिल्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की हार्मोनल टैबलेट्स है और मिनी पिल्स प्रोजेस्टेरोन की पिल्स है। तो ये जो मालाडी है बच्चों, इन दवाइयों का मैकेनिज्म क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे ये वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स। देखिए बच्चों, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक आपका पैकेट, जो दवाई का पैकेट है वो ये, इसमें कितनी दवाइयां हैं, 4, 5, 6, 7। बच्चों ये जो ऊपर 7 मैंने लाइट कलर की दवाइयां बनाई है वो है आपकी 21 टैबलेट। कितनी है? इन 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 21 टैबलेट है और ये हार्मोनल टैबलेट। ये किस तरह की टैबलेट है? हार्मोनल टैबलेट। उसके बाद इसी पैकेट में आपको ये इसके मैकेनिज्म में 7 डार्क कलर की टैबलेट और मिलेंगी, वो 7 है। ऊपर की 7 दवाइयां मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 21 टैबलेट हो गया और हार्मोनल टैबलेट है। और ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये कंप्लीट 7 टैबलेट होती है आयरन टैबलेट। यानी कि टोटल 28 डेज के लिए है। जो हम मान के चल रहे हैं कि 14th डे ओव्यूलेशन और उसके बाद आपका ये पूरा साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के लिए, जो हम पढ़ चुके हैं। अब जरा देखें कैसे काम करेगा। देखिए बच्चों, क्या है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, उसके लिए ये 1st to 5th डे, 14th डे ओव्यूलेशन एंड 28 डे एंड, ऐसा मान लेते हैं अपन। और यहाँ 1st to 5th डे ब्लीडिंग टाइम था उसका। तो क्या होता है, 1st to 5th डे वो अगर टैबलेट ले रही है, हार्मोनल टैबलेट कब ले रही है, वो 5th डे पर स्टार्ट कर रही है। यानी कि दवाई लेना उसने इस दिन से स्टार्ट किया, पहली दवाई। अब उसे ये कितने दिन लेनी है? 21 दिन तक लेनी है। तो 21 दिन तक उसकी दवाई 25 जो आपकी डेट है, 25 तारीख तक वो कितनी दवाइयां ले चुकी होगी? 21 टैबलेट। 21 टैबलेट को 25 तारीख तक यानी कि 25th ऑफ डेट को ये ले लेगी, कंप्लीट करेगी उसका 21 टैबलेट का हार्मोनल टैबलेट का कोर्स कंप्लीट। अब क्या होता है कि 21 जो डे है, 21 टैबलेट कंप्लीट होने के बाद, जो कि आपका 25 डेट को पूरा हुआ, उसके बाद 26 डेट को क्या होगा, उसको क्या होना चाहिए? ब्लीडिंग। अब वो क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है तो उसके बाद वो कौन सी दवाइयां स्टार्ट करेगी? आयरन टैबलेट। अब वो लेना स्टार्ट करेगी 26 डेज से आयरन टैबलेट। तो उसके कंप्लीट हो जाएंगे 28, फिर 1 to 4, यहाँ से टोटल मिला के 7 आयरन टैबलेट का उसका कोर्स पूरा हो गया। तो ये तो वो दवाइयों का मैकेनिज्म। अब क्या होता है कि मान लीजिए 26 डे पे उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, तो क्या हुआ होगा? मान लीजिए 26 डे पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, क्योंकि दवाइयों का कोर्स तो पूरा किया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा कि अगर ब्लीडिंग है, तो अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है देन ओके, नहीं हो रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है कि फीमेल ने या तो जो फीमेल ये दवाइयां ले रही थी उसने क्या किया है, या तो दवाइयों को कहीं स्किप किया है, मिस किया है इसी वजह से। और जब वो स्किप कर देती है तो उसको क्या हो गई होगी? प्रेगनेंसी।
तो यानी कि नो ब्लीडिंग इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। और ब्लीडिंग हो गई है तो प्रेगनेंसी नहीं है, पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। यानी कि अब आपको ये समझना है कि ये पिल्स का जो मैकेनिज्म है कैसे पूरा होता है। आपके पास 28 टैबलेट का एक पैकेट है, वो उसमें 21 टैबलेट जो है हार्मोनल टैबलेट है, 7 टैबलेट्स आर आयरन टैबलेट। फर्स्ट टू 28 डेज का इसमें यहाँ पूरा आपका हिसाब लगाया हुआ है। यहाँ फर्स्ट टू 5 डेज तक क्या होता है, उसको 5 दिन की ब्लीडिंग, उसके बाद 5th डे पे वो क्या स्टार्ट कर लेती है अपनी दवाइयाँ। जब उसने पिल लिया तो 1-2 दवाइयाँ, क्योंकि हार्मोनल 21 दिन तक लेनी है, तो 21 दिन जब उसका लास्ट होता है, 21वीं टैबलेट उसकी खत्म, नेक्स्ट डे से वो स्टार्ट करेगी आयरन टैबलेट, उसका कोर्स पूरा करेगी। लेकिन अगर उसको अगले दिन से या उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसका इसका क्या मतलब है, इंडिकेट प्रेगनेंसी, उसने कहीं ना कहीं दवाइयाँ मिस की हैं। तो ऐसे इन दवाइयों का कोर्स पूरा होता है। इसको आप एक बार देख लीजिए बच्चों। एक और ओरल पिल की बात कर ले, वो है सहेली। बच्चों मार्केट में बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में सहेली, मालाडी, क्योंकि बाय द गवर्नमेंट भी इनको बहुत ही ब्रांड के रूप में चलाया गया है, तो इनके बारे में ज्यादा बात की गई है। अब हम बात कर ले सहेली। सहेली भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है देखते हैं जरा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो है बच्चों, इसका जो साल्ट है वो क्या होता है, मतलब इसके जो पैकेट के साल्ट क्या होता है, हम दवाइयाँ ज्यादातर किससे पहचानते हैं, उसके साल्ट से। इसका सेंट्रोमिल, सेंट्रोमिल साल्ट इसकी पहचान है। और इसमें क्या है बच्चों, ये नॉन स्टेरॉइडल है, यानी कि साल्ट इसका सेंट्रोमिल है, ये नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल मीन्स अगर आप समझना चाहें तो नॉन फैट सॉल्युबल हुई, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड नहीं है। जो भी चीजें स्टेरॉइडल नहीं है तो डेफिनेटली वो फैट सॉल्युबल नहीं है और कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड नहीं है। इसे बनाया किसके द्वारा गया था, कौन थे इसके डेवलपर, सीडीआर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। कॉन्ट्रासेप्टिव है, कैसे वर्क करेगा इसका देखते हैं मैकेनिज्म। बच्चों ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन जो कि एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाता है, तो ये नॉन स्टेरॉइडल होने की वजह से ये क्या करता है कि ईस्ट्रोजन के को ही इफेक्ट करता है। ईस्ट्रोजन को कैसे इफेक्ट करेगा देखते हैं, ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। किसको इफेक्ट करेगा ये, ईस्ट्रोजन को। तो ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं ये उनको इफेक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, इनहिबिट्स द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। जब रिसेप्टर ही नहीं है तो ईस्ट्रोजन काम ही नहीं कर पाएगा। जब ईस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा अपने काम को तो एंडोमेट्रियम की वॉल नहीं बना पाएगा। इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर नो इम्प्लांटेशन, यानी कि ओव्यूलेशन तो हो जाएगा पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा।
ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नहीं है तो ईस्ट्रोजन वर्क नहीं करेगा, नो ईस्ट्रोजन कैन वर्क। जब ये वर्क नहीं कर पाएगा तो ओव्यूलेशन भले ही हो जाए लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन occurs but implantation not occurs। then इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो फिर प्रेगनेंसी फेल। अब हम बात इसको समझ लें दोबारा से, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के आपने कितने मेथड कर लिए? हमने किया नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, कैरियर मेथड, आईयूडीज, और अब हमने किया ओरल पिल्स। ओरल पिल्स दवाइयाँ, कॉम्बाइन पिल्स एंड मिनी पिल्स, उसमें हमने मालाडी एंड देन हमने सहेली पढ़ रहे हैं। सहेली एक तरीके से नॉन स्टीरॉयडल पिल्स है जो कि कैसे मैकेनिज्म करती है, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ही रोक देगी। अगर रिसेप्टर रुक जाएंगे तो ईस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा। देन ओव्यूलेशन भले ही हो लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेपोप्रोवेरा। आइए अब हम पढ़ेंगे डेपोप्रोवेरा एंड इम्प्लांट्स। Sixth is डेपोप्रोवेरा। इंजेक्टेबल होते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस। These are hormonal injections। Implants। इम्प्लांट्स ये बच्चों सब क्यूटेनियस रीजन ऑफ स्किन के सब क्यूटेनियस रीजन के नीचे लगाए जाते हैं। इम्प्लांट्स इन सब क्यूटेनियस रीजन ऑफ स्किन आर्म। और इसके एग्जाम्पल अगर हम दें तो वो है आपके नर्व ग्लैंड एंड इम्प्लांट। नाउ लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी एंड वसेक्टोमी। सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी। क्या है ये ट्यूबेक्टोमी? कट द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहां पर? फीमेल के पास। तो यानी कि ये फीमेल में हो रहा है कट द फेलोपियन ट्यूब। ट्यूब कट। वसेक्टोमी ये मेल्स के लिए, वसेक्टोमी फॉर मेल्स, कट द वास डिफरेंस। अब बच्चों ये दोनों ही चीजें ना एक बात की तरफ इंडिकेट करती हैं और हमें जानना भी जरूरी है। क्या अगर ट्यूबेक्टोमी किसी फीमेल को हो गई है तो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन पे कुछ फर्क आएगा? नहीं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। फीमेल के इन कैरेक्टर्स पर फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। यही चीज अगर मैं वसेक्टोमी के लिए कहूँ, क्या मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? नो। स्पर्म बनेंगे कि नहीं?
स्पर्म तो बनेंगे ना। वसेक्टमी अगर किसी मेल की हो गई है तो क्या स्पर्म नहीं बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, क्योंकि स्पर्म कौन बना रहा है? टेस्टिस। तो स्पर्म तो बनेंगे, लेकिन स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे, वसेक्टोमी हो गई है। सीमेन, सीमेन आएगा, लेकिन सीमेन में क्या नहीं होगा? स्पर्म नहीं होगा। सीमेन फॉर्मेशन होगा, लेकिन सीमेन में क्या नहीं होगा? विदाउट स्पर्म। स्पर्म बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि स्पर्म तो टेस्टिस का काम है। और मेल होने पे कोई इफेक्ट आएगा या फीमेल के फीमेल होने पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता। इसके लिए मिथ्स होते हैं बच्चों, इसलिए जानकारी दी जा रही है कि ये मिथ्स होते हैं कि मेल और फीमेल इससे डरते हैं कहीं हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन पर कोई इफेक्ट आएगा हमारे मेल होने पे या फीमेल होने पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों, आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रॉम चैप्टर से हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में हमने कई तरह के मेथड पढ़े, नेचुरल मेथड पढ़ा, बैरियर मेथड किया। नेचुरल मेथड में भी आपने कई तरह के मेथड पढ़े, यहाँ पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमनोरिया, देन आपने उसके इफेक्ट देखे, कॉर्टस इंटरैक्शन पढ़ा, फिर आपने बैरियर मेथड पढ़ा, केमिकल मेथड पढ़े, आईयूडीज, देन ओरल पिल्स, माला डी एंड सहेली, उस पर हमने बात की। उसके बाद आपके लिए इम्प्लांट, इंजेक्टेबल डेपोप्रोवेरा, हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ये सबक्यूटेनियस रीजन ऑफ स्किन यहाँ पर लगाए जाते हैं, नॉन प्लांट एंड इम्प्लांट। और उसके बाद सर्जिकल मेथड वसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टोमी। बट वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये परमानेंट मेथड हैं, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। ये परमानेंट हो गए हैं ये मेथड। इन मेथड्स पे आप ये नहीं है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये किस तरह के मेथड है? परमानेंट मेथड है। ठीक है बच्चों, सर्जिकल मेथड आप परमानेंट मेथड। ये पिल्स वाला भी मेथड आप रोक सकते हैं, दोबारा मतलब ये चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं बीच में। और इस मेथड के बाद दोबारा ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मेल और फीमेल वापस से रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट करा दिए जाते हैं। तो ये जो ट्यूबेक्टोमी है, इससे फीमेल में ओव्यूलेशन होगा, बिल्कुल होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओव्यूलेशन होगा। इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा फीमेल का, क्योंकि फीमेल के हार्मोनल कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। मैंने आपको बताया वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी से ना तो मेल के हार्मोन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही फीमेल के। मेंस्ट्रुअल होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसी को तो आप रोक रहे हैं ना, प्रेगनेंसी ही तो रोकनी है। ठीक है बच्चों, आज हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको ये बहुत वीडियो हेल्प करने वाला है आपके क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से, और आपको ये बहुत अच्छी जानकारी भी दे रहा है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेशन के साथ। थैंक यू बच्चों।